गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डे 3 क्रैश कोर्स का डे 3। और डे 3 में आज मैं आपको करवाने वाला हूं ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये मैं सिर्फ 1 घंटा, ये ओनली 1 आवर का वीडियो होगा। अगर आप इस 1 घंटे का वीडियो देख लेते हैं तो नीट के अंदर जो ग्रेविटेशन में से एवरेज में से दो क्वेश्चन आते हैं एवरेज में, कभी 1 कभी 3, जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपसे सोल्व हो जाएंगे, राइट। उसके 90% चांसेस आपसे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले और उनके 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। मैं आज की क्लास में क्या करवाने वाला हूं सुनो। ग्रेविटेशन के अंदर मैं आपको पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताऊंगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है सरफेस पर कितना होता है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, और इस फॉर्मूले की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है अर्थ की वजह से सरफेस से h डेप्थ पे कितना होता है, और ये फॉर्मूला है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। फिर उसके बाद लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन जी, इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये 2 फॉर्मूले हैं और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर जो ये वेटलेसनेस वाली सिचुएशन कब हो सकती है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सब आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये हम सीखेंगे। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अब आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, और सिर्फ 1 घंटे में बता दूंगा सब कुछ, ओनली 1 आवर। इसके अलावा जो सैटेलाइट का पाथ है अर्थ के चारों तरफ, वो कैसा कैसा पाथ हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किस केस में कैसा पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ कब बनेगा, पैराबोलिक पाथ कब बनता है, हाइपरबोलिक पाथ कब बनता है, ये हम सीखेंगे। इसके अलावा केपलर के जो तीनों लॉज हैं, केपलर्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हम केपलर के फर्स्ट लॉ के अंदर क्या बातें हमें याद रखने वाली है, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। और केपलर का सेकंड लॉ ये क्या है, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, और केपलर का थर्ड लॉ, इसके ऊपर भी बेस्ड एग्जाम में कई बार बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। इतना सब कुछ अगर आप चाहते हैं, ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको जितनी स्लाइड्स अभी दिखाई हैं, जिनको मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आपको, उन सारी स्लाइड्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं। उस पीडीएफ को लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप ही करना है, कोई कॉल नहीं करनी आपको। और इस नंबर को आपको सेव करना है अपने फोन में, पहले इस नंबर को सेव करना है और इसका सेव्ड नंबर का स्क्रीनशॉट कि आपने उसको सेव कर लिया, ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अदरवाइज हम मैसेज भेज नहीं पाएंगे। क्योंकि मैसेज जो जाएगा आपके पास, पीडीएफ जो जाएगी वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाती है, और ब्रॉडकास्ट मैसेज आप रिसीव नहीं कर पाएंगे अगर आपने वो नंबर सेव नहीं किया है। तो आपको नंबर सेव करना है, और आपने नंबर सेव कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, और फिर उसके बाद आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आपको वो भेजने हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको कॉल नहीं करनी। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, उसके बारे में, उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, वो समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए, विद इन 3 मिनट समझा दूंगा मैं आपको। देखो, 2 मासेज हैं, एक m1 का मास है और एक m2 का मास है, 2 मासेज है। न्यूटन ने क्या बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कोई भी 2 मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक m1 का मास, एक m2 का मास। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2। r क्या, यहाँ पे इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, r क्या, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे r, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर बनेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r2, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है कैपिटल G। कैपिटल जी, यहाँ पे इस कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। ये वाली वैल्यू आपको याद करनी है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। आपको ये बात याद करनी है, देखो इस स्लाइड के अंदर क्या बताया गया है कि आपको ये बात याद करनी है कि अगर 2 मासेज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर 2 मासेज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा Gm1m2/r²। हाँ जी, अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा Gm1m2/r²। m1 m2 r पर डिपेंड करता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो आप
ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा हुआ है। अगर मास को देखो, मान लो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि m1 को डबल कर दिया, जैसे क्वेश्चन है m1 को डबल कर दिया, इसको 2m1 कर दिया, m2 को डबल कर दिया, इसको 2m2 कर दिया, और r को भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, ठीक है ना, 2r कर दिया, इसको भी 2r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो फोर्स पे, अट्रैक्टिव फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैल्यू एफ सेम रहेगी यार, क्योंकि ये 2m1 हो गया, ये 2m2 हो गया, और ये 2r हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर क्या बनता है 4, और ये 2 × 2 क्या हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, फोर्स की वैल्यू वही आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दे दिया इसके ऊपर कि एक बॉडी का मास है 2 kg, दूसरी बॉडी का मास है 4 kg, उनके बीच क्या पे 2 मीटर। तो ये बताओ कि कैपिटल जी की टर्म्स में ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। तो सिंपल है यार, वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना आपको बताइए, F = G 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लो, इसका आंसर आएगा 2G के बराबर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अभी इस स्लाइड के अंदर ये बताया गया है कि दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं और उसकी वैल्यू होती है Gm1m2/r²। अगली स्लाइड देखिए, इंफॉर्मेशन है इसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि मास ऑफ अर्थ होता है इतना, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ, ये तीनों याद करने हैं आपको बस, ठीक है। कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस में कि अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास याद कर लो 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ याद कर लो 6400 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चंस के अंदर अक्सर मीटर में ही पुट करना पड़ता है। क्वेश्चंस के अंदर किलोमीटर में हम पुट नहीं करते, मीटर में पुट करते हैं। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और एक डेंसिटी ऑफ अर्थ की डेंसिटी हर जगह पे अलग अलग होती है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा और गहराई पे जाओगे तो अलग मिलेगी, ज्यादा गहराई पे जाओगे और मिलेगी, सेंटर ऑफ अर्थ पे अलग मिलेगी डेंसिटी, बट एवरेज वैल्यू ये वाली होती है, ठीक है ना। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप ना लर्न किए बगैर आगे वीडियो मत बढ़ने देना, पॉज करके पहले याद कर लो यार इनको। एक सिस्टम होता है वीडियो को देखने का भी, एक सीक्वेंस होती है। अगर आप सिर्फ देखते रहोगे तो बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। जो मैंने याद करने के लिए बोला वो तो याद ही करना है आपको, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। इससे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आगे जो वीडियो के अंदर आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहेगा, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए आप, ठीक है। अब सुनो अगली बात यार, एक अर्थ के सरफेस पे देखो ग्रेविटेशनल फील्ड। यार आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका अप्रोक्स 10 मानते हैं हम लोग, अप्रोक्स कितना मानते हैं इसको हम लोग 10, ठीक है ना। 9.8 होता है, ठीक है ना। यही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस को। ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इतनी ही होती है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन सब चीजों के अंदर तो बहुत समय लग जाएगा। देखो सीधी सी बात यही है, आपको करना क्या है बेसिकली, जहां पे न्यूमेरिकल जहां पे आते हैं और आप उसको कर सको वो इंपॉर्टेंट है पहले तो, क्योंकि हमारे पास जितना समय बचा हुआ है उस समय के हिसाब से हमें करना क्या हुआ। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं यार, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि अर्थ है, जैसे ये कह देगा कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, कुछ वैल्यूज दे देगा। अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ और h डेप्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। 3 जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। देखो 3 जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड आपसे पूछ सकता है। एक तो अर्थ के सरफेस पे पूछ सकता है आपसे, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है। एक h हाइट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, ये यहाँ से सरफेस से h हाइट पे। एक सरफेस की h डेप्थ पे यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इन 3 जगह पर आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जा सकता है। कहाँ पर बताइए, सरफेस पे, h हाइट पे और h डेप्थ पे। ये आपको तीनों निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर ज्यादा है तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लो बस आप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ ले आपसे तो आप क्या समझना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जीएस, जी से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ को या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को। सरफेस के ऊपर, इसका मतलब है सरफेस पे, सरफेस पे होता है G_me/r²। जी आपको पता है कांस्टेंट है ये, me मास ऑफ अर्थ है, me क्या है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, r क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। G_me/r², ये फॉर्मूला लर्न कर लो आप, फॉर्मूला बड़ा काम का है कि किसी भी प्लेनेट का, ये अर्थ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सारे प्लेनेट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको उस प्लेनेट का मास पता लग जाए, प्लेनेट का मास पता लग जाए, उस प्लेनेट का रेडियस पता लग जाए, तो आप उसका ग्रेविटेशनल फील्ड बता सकते हो। इसको सोल्व करके 9.8 बनाता है अप्रोक्स। सुनो यार, सोल्व कैसे किया गया है, इसके अंदर जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 पुट करनी है। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ सबको पता है 6 × 10⁻24 kg पुट करना है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, फिर पुट कर देना और उसको सोल्व करोगे जब आप कैलकुलेटर का यूज करके, तो ये वाली वैल्यू निकल के आती है, यहीं से निकल के आई है। अगर मान लो जुपिटर के लिए कोई सोल्व करे, यहाँ पे जुपिटर का मास
और जुपिटर का रेडियस पुट करें तो ये वाली वैल्यू इसका लगभग 16 गुना ज्यादा निकल के आती है, ठीक है ना। तो आप किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड बता सकते हो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस रहते हैं इसके, मैं बताता हूँ वो कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम में ये बोल देता है कि यार मास को डबल कर दिया और रेडियस को भी, मतलब एक दूसरा प्लेनेट है, उसका मास अर्थ के मास से डबल है और उसका रेडियस भी डबल है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ सरफेस पर कितना होगा। अर्थ के सरफेस पे अगर जी है तो उसके सरफेस पे कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो यार देखो मास को क्या कर दिया डबल, 2m कर दिया, ठीक है। रेडियस को भी क्या कर दिया डबल कर दिया, 2re कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो, सोल्व करो, सोल्व करके g/2 आएगा। सोल्व करके कितना बन जाएगा g/2। पहले अगर अर्थ के सरफेस पे g है तो उस प्लेनेट के सरफेस पे हो जाएगा g/2, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कह देता है कि मास को 8 गुना कर दिया, रेडियस को डबल कर दिया। एक दूसरा प्लेनेट है, उसका जो मास है वो अर्थ के मास से 8 गुना है और जो रेडियस है वो रेडियस डबल है, उसके सरफेस पर ग्रेविटेशन फील्ड बताओ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इस फॉर्मूले से सोल्व होगा यार वो GME/r²। याद कर लो यार, GME/r²। किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे अगर कोई प्लेनेट है उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू GME/r² के बराबर होती है, GME/r² के बराबर होती है उसकी वैल्यू यहां पर। और इसको अर्थ के केस में सोल्व करके ये आता है 9.81 के बराबर, ठीक है। और अगर इस केस के अंदर सुनिए आप ध्यान से, यहां पर इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, देखो इसको एक दूसरे फॉर्मेट में अगर कर लें कन्वर्ट, इसको दूसरे फॉर्मेट में, तो ये आता है। इसको कैसे लाया गया है ये या तो याद कर लो इसको भी, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर बंदे तो याद कर लो आप इसको भी, ठीक है ना। इसको कैसे लेके आया गया है, यहां पे काम करो जी, मास ऑफ अर्थ को यहां पे लिख सकते हो डेंसिटी इंटू 4/3 πr³, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि यार मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। जिनको पता है इन बातों का तो वो समझ लो कैसे आया, अदरवाइज याद कर लो इसको भी। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में ये भी बता देता हूँ आपको भी कि इसके इस बॉक्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। यार करना क्या है ग्रेविटेशन के अंदर, मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा, ठीक है ना। और उनके क्वेश्चंस उनको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाके कि मतलब कैसे क्या कुछ, उसमें तो फिर बहुत समय लग जाएगा। उनको थोड़ा सा समझाऊंगा, उनको याद कराऊंगा मैं आपको, और उनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में ये बताने वाला हूँ। ये सब 1 घंटे में हो जाएगा पूरा ग्रेविटेशन, और चांसेस बहुत कम हो जाएंगे नंबर कटने के। सुनिए आप, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, इससे सुनो आप। देखो डेंसिटी, मास को क्या है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इनटू में वॉल्यूम कर दिया, अपॉन में रेडियस बताइए, रेडियस कितना हो जाएगा इसके अंदर r², ये भी r ही है यहाँ पे। इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करके ये निकल के आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो याद रखिए कि किसी भी प्लेनेट के लिए सरफेस पर ग्रेविटेशन फील्ड होता है 4/3 ρg πre, 4/3 ρg πre, याद रखो आप, 4/3 ρg πre, 4/3 ρg πre, ठीक है ना। आप इस वीडियो को पॉज करके 3 बार बोलो 4/3 ρg πre, वीडियो को ऑन ही रख लो क्योंकि मैं बोल रहा हूं 3 बार, 4/3 ρg πre, 4/3 ρg πre, ठीक है ना। अब सुन लो, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये सरफेस के लिए 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे। मैं बोल दूं कि इसी प्लेनेट के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, एक होता है GME/r², ठीक है ना, और एक होता है 4/3 ρg πre, ठीक है। अब अगली एक इन्फॉर्मेशन सुनो यार ध्यान, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, सुनो आप। इसका क्वेश्चन एक दे रखा है यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन लिख रखा है। एग्जाम में कह देगा कि यार एक दूसरा प्लेनेट है, ठीक है ना, डेंसिटी जो है और रेडियस ऑफ अर्थ अगर दोनों को डबल कर दें हम लोग, मतलब उसका रेडियस डबल है उस दूसरे प्लेनेट का, डेंसिटी भी डबल है, रेडियस भी डबल है, डेंसिटी भी डबल है। एक तो अर्थ है, एक दूसरा प्लेनेट है, दूसरे प्लेनेट का रेडियस डबल है, डेंसिटी डबल है। क्वेश्चन किसकी टर्म्स में दे दिया, डेंसिटी की टर्म्स में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। अगर यहां पे मास की टर्म्स में दे तो ये वाला लगाओगे, ठीक है ना, और डेंसिटी की टर्म्स में दे तो ये लगाओगे। अब डेंसिटी को क्या कर दिया डबल, रेडियस को भी क्या कर दिया डबल, जी और पाई क्या है कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 4 गुना हो जाएगी। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 4 गुना होगी ऐसे केस के अंदर। तो यार यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ एंड रेडियस ऑफ अर्थ दोनों को अगर डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के ग्रेविटेशनल से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। एक और बात सुनो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। देखो कई बार क्या होता है कि देखो मून है, मून का जो मास है वो कम है अर्थ से, बहुत कम है मून का मास, तो ऐसे में ग्रेविटेशनल फील्ड भी कम है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है ना GME बाय मास ऑफ द मून, यहाँ पुट करोगे और जब रेडियस ऑफ मून यहाँ पुट करोगे तो इसको सोल्व करके ये वाली वैल्यू आती है इतनी, डिवाइड बाय 6 कर दो, ठीक है ना। जी की वैल्यू तो पूरी यूनिवर्स में हर प्लेनेट के लिए, हर सैटेलाइट, हर ऑब्जेक्ट के लिए जी की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। यहाँ पे मून का मास, मून का रेडियस पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू इतनी आती है 9.81 डिवाइड बाय 6।
मतलब ये हुआ कि मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सरफेस से 6 गुना कम है। ये बात याद कर लो। क्या बोला मैंने? मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे 6 गुना कम है। ये वाली बात नोट कर लो, लिख लो इसके अंदर कहीं ना कहीं। अब सुनो दूसरी बात, यही वजह होती है जब ग्रेविटेशनल पुल कम है तो जैसे मैं यहां पे ऐसे जंप करूंगा इसके अंदर ऐसे करके, तो यहां पर जितनी हाइट तक मैं ऊपर गया हूं, मून पे मैं 6 गुना ज्यादा हाइट तक ऊपर जाऊंगा उतना ही जोर लगा के, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स 6 गुना कम लगेगा मुझ पर। तो ये वजह है कि मैं यहां पर 1 मीटर जंप कर सकता हूं, 1 मीटर, तो मून पे मैं वही बंदा हूं, उतनी ही ताकत लगाऊंगा, 6 मीटर हाइट तक चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम है। तो यहां पर इफ ए मैन कैन जंप अप टू हाइट ऑफ 1 मीटर ऑन द अर्थ, देन ही कैन जंप ऑन द मून अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर। तो यहां पर वो मून के ऊपर 6 मीटर हाइट तक जंप कर सकता है। हाँ जी, कोई डाउट किसी के मन में? यहां तक की कहानी आपको समझ में आती है? नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इस वाली स्लाइड के अंदर जो नेक्स्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 4, 3 स्लाइड्स हो चुकी है, 4 स्लाइड। यार 4 स्लाइड से पहले एक बात सुन लो कि आपके पास इसके नोट्स रहने जरूरी हैं। ये आपको लिखना नहीं है देख देख के, कहीं आप इसको देख देख के फटाफट लिख रहे हो, समय आपके पास बहुत कम है, इतने कम समय में इतना सब कुछ करना है, तो आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए इसको बार बार रिवाइज करने के लिए, इसको माइंड में सेट करने के लिए प्रिंटेड नोट्स चाहिए। प्रिंटेड नोट्स अगर आपको लेने हैं तो प्रिंटेड नोट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं, प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको करना क्या है, आपको एक नंबर दिया गया है, इस वाले नंबर पे, दिस नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करना है इस नंबर के ऊपर। व्हाट्सएप में क्या भेजना है आपको? देखो पहले तो ये नंबर अपने फोन में सेव कर लो, आप अपने फोन में सेव कर लिया, पहला स्टेप। और इस नंबर को सेव करने के बाद, इस नंबर को आपने जब सेव कर लोगे तो उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना, सेव्ड नंबर का, कि आपने इसको सेव कर लिया। वो स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, अपना नाम भेज देना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम भेज देना है, ठीक है। आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, व्हाट्सएप पे ही आएगी पीडीएफ, तो उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकाल के आपको एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा, साइड में आपको स्पेस मिलेगा खुद के नोट्स बनाने के लिए, बस वो आपके फाइनल नोट्स होंगे जो आपको एग्जाम से पहले पहले तैयार करने हैं। और अगर आप ये जो चीज़ें मैं करवाऊंगा इसके अंदर, यार ये कितने सारे कॉन्सेप्ट है, लगभग सारे फॉर्मूले आगे, इससे अलावा कुछ है भी नहीं इतना खास इसके अंदर, ठीक है ना। अभी देखिए आप इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन देखना आपसे अभी कैसे होंगे सॉल्व, ठीक है ना। वो सारे फॉर्मूले, ग्रेविटेशन के जितने फॉर्मूले हैं वो विद इन ए आवर हम खत्म कर देंगे, 1 घंटे के अंदर हम खत्म कर देंगे सब कुछ, ठीक है ना। आपको बस इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। सुनिए आप कि अगला देखिए, अगला डिस्कशन एग्जाम में कई बार क्या कहता है कि सरफेस से एच हाइट के ऊपर, सरफेस से एच हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, सरफेस से एच हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। एच की वैल्यू दे देगा 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, या कह देगा रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ, उतना ऊपर चले जाओ, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 उतना ऊपर चले जाओ, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, या कह देगा 500 किलोमीटर पे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड। कैसे निकाले, सुनो ध्यान से। देखिए फॉर्मूला होता है ये वाला, ये RE + H, H सामने इसके, GME/में RE + H का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सरफेस के लिए था GME/RE², H हाइट पे क्या होगा, GME/में RE + H का होल स्क्वायर, ये बात याद कर लो, ठीक है ना। इसके अंदर ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा ही वैलिड होगा, ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी प्लेनेट के सरफेस से H हाइट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछे तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, सुन लो। ये कह देगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए हाइट RE फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ GS। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, अर्थ के सरफेस से अगर 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, RE ऊपर चले जाएं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ पहले, ठीक है ना, या ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ वहां पर। ये है क्वेश्चन। कैसे करें इस क्वेश्चन को, सुनो आप। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप क्या करोगे, GME/में RE + RE का होल स्क्वायर हो जाएगा, RE + RE का होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये GME/में ये 2RE बनेगा ना, यहाँ पे 2RE का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, 2RE का होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा ये GME/4RE का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/4 हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। याद कर लो इस रिजल्ट को। अगर हम लोग, या एट ए टाइम निकाल लेना आप, RE ऊपर चले जाओ आप, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर इतना हाइट पे चले जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड 1/4 हो जाता है। क्यों, इस फॉर्मूले से पता लग रहा है। तो याद कर लो यार आप कि अर्थ के सरफेस से H हाइट पे, अर्थ के सरफेस से H हाइट पे, क्या बोला मैंने, अर्थ के सरफेस से H हाइट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है GME/में RE + H का होल स्क्वायर।
GME अपॉन में RE प्लस एच का होल स्क्वायर, GME अपॉन में RE प्लस एच का होल स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके 3 बार बोलो GME अपॉन में RE प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो अगली बात सुन लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए हाइट 2RE फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ GS। बताओ 2RE के ऊपर तो यार h की जगह 2RE पुट कर दो बस। GME अपॉन में RE प्लस 2RE, ये E क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यार पता रहेगी अर्थ की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा GME अपॉन में 3RE का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3RE का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा GME अपॉन में 9RE, मतलब GS/9। ये आंसर आएगा इसका, GS/9 आएगा आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर दिया, इस फॉर्मूले से सोल्व कर दिया। ये फॉर्मूला किस चीज का है, अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड निकालने का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, GME अपॉन में RE प्लस एच का होल स्क्वायर, GME अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर, GME अपॉन में RE प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। अगला डिस्कशन सुनिए अब आप। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि हाइट कम दे देता है, उसमें तो रेडियस की कंपेरेबल हाइट दे रखी थी 6400 किलोमीटर दे दिया, जैसे कई बार 100-200 किलोमीटर दे देता है। तो 100-200 किलोमीटर अगर आपको दे दे तो यार इस फॉर्मूले से अगर आप सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी h हाइट के लिए है, पिछले वाला भी h हाइट के लिए था, लेकिन h की वैल्यू 500 से ज़्यादा आ जाए तो वो लगा देना। रेडियस का कंपैरिजन कर ले तो रेडियस का आधा, रेडियस का 1/4, और ना करे और 100-200-500 किलोमीटर तक हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन ये 500 किलोमीटर तक के लिए वैलिड है, इससे ज़्यादा हाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्मूला क्या है, GS इंटू में 1 माइनस 2h/RE, GS इंटू में 1 माइनस में 2h/RE, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला सेम ही है। आंसर जो आएगा वो हल्का फर्क आएगा थोड़ा सा, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इससे हमारा काम चल जाएगा, हमारा ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। ठीक है ना, GS इंटू 1 माइनस में 2h/RE। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं सुनो, ये भी h हाइट के लिए वैलिड है 500 किलोमीटर तक। ये आपको जो है अप्लाई कैसे करना है सुन लो। इसके अंदर यहाँ पे एट ए हाइट ऑफ 320 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूँ। आप ये बताओ कि यहाँ से 320 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा। एक तो ये बताना है, 320 तो यार कम वैल्यू है 500 से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है ना, पहले तो पूछा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, फिर डिक्रीज कितना होगा, घटा देंगे वो तो सरफेस से, फिर फ्रैक्शनल डिक्रीज बताओ, परसेंटेज डिक्रीज बताओ। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सुनो आप, इसके अंदर जो है ना, पहले तो आप फॉर्मूला लगाओगे G इज इक्वल्स टू GS इंटू 1 माइनस में 2h, h की वैल्यू 320 डिवाइडेड बाई 6400। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा बताइए। G इज इक्वल्स टू GS इंटू 1 माइनस में 640 बाई 6400, तो आंसर आएगा GS इंटू में 1 माइनस 1/10, ये आंसर आ जाएगा। तो 9/10 GS आ जाएगा इसका आंसर, 9/10 GS। पहली बात तो पहले का आंसर तो आ गया 9/10 GS, ये पहले वाले का आंसर है 9/10 GS। डिक्रीज इन G कितना हुआ, तो G में से GS घटा दो यार, GS में से जो सरफेस पे था उसमें से ये घटा दो G, 9/10 GS हटा दो इसमें से, तो कितना आएगा इसका GS/10 आंसर आएगा। तो GS/10 आंसर आ गया, तो इसका आंसर आएगा GS डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, एक बताना है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन G, डिक्रीज फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना आएगा इसके अंदर। हाँ जी, फ्रैक्शनल डिक्रीज आपको बताना है, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कैसे बताते हैं बताइए आप। डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, जितना चेंज आया, जो डिक्रीज हुआ GS डिवाइडेड बाई 10 अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल जो GS था, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1/10, इसका आंसर है 1/10। और परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालना है तो जितना डिक्रीज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो 1/10 और अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू क्या थी यहाँ पे देखो 1/10 इंटू 100, सॉरी 1/10 इंटू 100 करोगे आप तो कितना आंसर आएगा इसका 10%। इसी को 100 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी इसमें, है ना। अगला डिस्कशन देखिए, इस वाली स्लाइड के अंदर आपको ये बताना है कि एच डेप्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा। एच डेप्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, इसका फॉर्मूला ये वाला है एच डेप्थ के लिए, वो था एच हाइट के लिए, ये एच डेप्थ के लिए। वहां था 2h/RE, यहाँ h/RE है, बस वो 2 हट जाएगा बस। ठीक है, हल्का सही तो फर्क है यार, यहाँ पे एच हाइट वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 2 था, इसके अंदर यहाँ 2 नहीं है, बस याद कर लो यार, ये तो सिंपल है एच डेप्थ के लिए, और ये हमेशा वैलिड है। वो तो 500 किलोमीटर के लिए था, ये तो हमेशा ही वैलिड रहेगा भाई,
यहां पर ये तो हमेशा ही ऑलवेज वैलिड है एच डेप्थ पे, जीएस इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, जीएस इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, जीएस इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, 3 बार बोलना अपने मुंह से, ठीक है ना, तब जाके आपको याद होगा ये जीएस इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, जीएस इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, जीएस इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई। और हाइट के लिए तो क्या था, यहाँ पे बस 2 लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको कहानी समझ में आ जाएगी। सुनो, सरफेस से 320 किलोमीटर की डेप्थ पे आपसे ग्रेविटेशन फील्ड पूछा गया है, तो कैसे करोगे बताइए आप। एक काम करो, एक तो निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे करोगे, g इज इक्वल्स टू जी एस इंटू में 1 माइनस में डेप्थ कितनी है 320, आर ई कितना है 6400, सोल्व कर लो भाई इसको, ठीक है, जी एस इंटू 1 माइनस ये 1/20 बनेगा, 1/20 सोल्व करोगे तो इसको 19/20 जीएस बनेगा। सोल्व करने के बाद क्या बनेगा 19/20 जीएस, ये तो वैल्यू आ गई, पहले का आंसर आ गया 19/20 जीएस, ये आ गया। एक बताने डिक्रीज इन जी, डिक्रीज इन जी कितना हो जाएगा बताइए, जीएस माइनस में 19/20 जीएस, तो कितना आंसर आएगा इसका 1/10 जीएस आएगा, ये आ गया डिक्रीज, डिक्रीज आ गया आपके पास। एक निकालना फ्रैक्शनल डिक्रीज, फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू, डिक्रीज कितना है 1/10 जीएस, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी जीएस, तो डिक्रीज कितना है 1/10 आ गया डिक्रीज। एक फ्रैक्शनल डिक्रीज, सॉरी 1/10 फ्रैक्शनल डिक्रीज आ गया। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अगला डिस्कशन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यार ये जो चल रहा है अभी, ये एज इट इज आपको लिखना नहीं है, लिखा हुआ मिलेगा आपको एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में। अगर आपको उसके पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आपको यार पीडीएफ के बिना तो करोगे भी कैसे इस चीज को, इतना सब कैसे याद करोगे, लिखा तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पे याद कर लो, इस नंबर को यार 7404 ठीक है ना। इस वाले नंबर पर आपको क्या करना, आपको अपने फोन में सेव करना है इस नंबर को, और इस नंबर को सेव करने के बाद वो सेव्ड नंबर है उसका स्क्रीनशॉट आपको हमें इसी नंबर पर भेजना है, ठीक है, और साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भेजना है। हम कोई भी जो पीडीएफ है या जो भी लिंक्स हैं जो आपके लिए फ्री में जो आपको हेल्प दी जा सकती है, वो पूरी हेल्प हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी का डिस्कशन। लैटिट्यूड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लैटिट्यूड क्या चीज है यार, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का पहली बात तो लैम्डा से नोट करते हैं। लैटिट्यूड को किसे नोट करते हैं, लैम्डा से याद कर लो पहली बात तो। लैटिट्यूड है क्या चीज, बेसिकली एक एंगल है ये। लैटिट्यूड क्या चीज, एक एंगल है लैटिट्यूड। यार कौन सा एंगल है ये, देखो एक है ना, ये जैसे अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है, दिस इज ये जो बीचों बीच ये जो प्लेन है, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। अब हर जगह का लैटिट्यूड अलग अलग होता है, जैसे कि इस पॉइंट का लैटिट्यूड निकालना है मान लो, या किसी भी यहाँ का भी लैटिट्यूड निकाला जा सकता है, यहाँ का भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ का लैटिट्यूड निकालना है तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन कर दो। किसे ज्वाइन कर दिया, सेंटर ऑफ अर्थ से। सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन करने के बाद ये जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, ये जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, इस ज्वाइनिंग लाइन का एंगल देख लो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, ये जो एंगल होगा ना, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। एंगल का नाम है लैटिट्यूड, किसका नाम है, एंगल का नाम है। और हर जगह का लैटिट्यूड अलग अलग होता है, यहाँ का अलग है, हांसी का अलग है, दिल्ली का अलग है। जैसे कि मान लो कोई ये कहते हैं कि इस पॉइंट का लैटिट्यूड बताओ, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन कर दो भाई, देखो लैटिट्यूड कम हो जाएगा, इसका लैटिट्यूड कम है। इस पॉइंट का लैटिट्यूड बताना है तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये लैटिट्यूड देखो इसका ज्यादा हो जाएगा लैटिट्यूड, ठीक है। इस पॉइंट का लैटिट्यूड 0 हो जाएगा। इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड 0 होता है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेटर पे लैटिट्यूड की वैल्यू 0 और यहाँ पे लैटिट्यूड की वैल्यू होगी 90 डिग्री। हर जगह का लैटिट्यूड क्या होता है, अलग अलग, याद रखिए आप। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है कि if the center of the earth and any place on the earth is joined with some line, कोई भी जगह जो अर्थ की है उसको सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन कर दो, वो जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग लाइन, उसका किसके साथ एंगल, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। किसके साथ एंगल बताइए, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। ये जो एंगल है इस एंगल को क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। लैटिट्यूड बताइए जो इक्वेटर वाली पोजीशन इसके लिए क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे पोल वाली पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो लैटिट्यूड यार हर जगह के लिए अलग अलग होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जब जैसे कि मान लो इंडिया यहाँ पर है, ठीक है ना, रशिया इधर कहीं है, तो लैटिट्यूड क्या है रशिया का ज्यादा है, लैटिट्यूड रशिया का ज्यादा है, इंडिया का लैटिट्यूड कम है। अब सुनो अगली बात, ये बात याद कर ली आपने, ये दोनों बातें याद कर लो। इक्वेटर के लिए लैम्डा 0, पोल के लिए लैम्डा 90, होगी ना ये बात। इक्वेटर के लिए लैम्डा 0, पोल के लिए लैम्डा 90, ये दोनों बातें भी आपको याद करनी है, ठीक है। अब सुन लो अगली बात। अगली बात ये है कि यार इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन जी, सुनो ध्यान से। अभी आपने याद किया फॉर्मूला कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड होता है GME/RE², यही किया था यार, GME/RE², याद किया था ना।
ये तब याद किया था जब ये मान रहे हम अर्थ रोटेट नहीं कर रही। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही तब था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और अर्थ को मैं एक बार रेस्ट में मान के डिस्कशन कर रहे थे फिलहाल, लेकिन कई बार और हमारे कोर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थ को रेस्ट में मान के ही हैं, लेकिन अर्थ अगर रोटेट करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो रोटेट करने से ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह अलग अलग हो जाएगा, 9.81 नहीं रहेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ हो जाएगा, लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। और घट जाता है हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड घट जाएगा। कितना घट जाएगा, इतनी वैल्यू घट जाएगा। पहले अगर रुकी हुई होती तो अर्थ इतना था, अगर अर्थ रुकी हुई थी तो ग्रेविटेशनल फील्ड था जीएस, और अर्थ के घूमने से ग्रेविटेशनल फील्ड घटता है। ये बात याद कर लो, कितना घटता है, कितना घटता है। और हर जगह का अलग अलग घटेगा, क्योंकि लैम्डा हर जगह का अलग अलग है, इसलिए हर जगह का लैम्डा अलग अलग है, तो जो घटेगा वो हर जगह का अलग अलग घटेगा। आप ये फॉर्मूला याद कर लो यार, पेपर में पता है क्वेश्चन क्या आएगा इसका, ये कह देगा कि एक जगह है 30 डिग्री एंगल पे है और इफेक्ट ऑफ रोटेशन को कंसीडर कर लो, अब बताओ वहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। तो यार ये फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इक्वेटर के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, 0, तो फॉर्मूला जाएगा ये वाला, G इज इक्वल टू GS माइनस में आ रही है, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये वाला इसी से निकल के आया, ये वाला फॉर्मूला इसी से निकल के आया है, ठीक है ना। और पोल के लिए लैम्डा 90 होता है, तो cos 90 0, लैम्डा पोल के लिए 90 तो cos 90 0, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो G की वैल्यू GS के बराबर हो जाएगी। मतलब पोल एक ऐसी जगह है जहां पे इफेक्ट ऑफ रोटेशन होता ही नहीं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ के ऊपर एक ऐसी जगह बताओ जहां पर इफेक्ट ऑफ रोटेशन होता ही नहीं, मतलब वहां पर जो ना अर्थ घूमे ना घूमे, थोड़ा तेज घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मतलब पोल के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, वो जगह पोल है यहाँ पे, ठीक है ना, पोल ही एक ऐसी जगह बस, बाकी हर जगह पे ग्रेविटेशन फील्ड अलग अलग होगा, घूमने का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। आपने याद कर लिया, इक्वेटर पे ग्रेविटेशन फील्ड वैसे सबसे कम होता है इक्वेटर के ऊपर, और पोल पर सबसे ज्यादा होता है जीएस के बराबर, और इक्वेटर पे सबसे कम होता है। ये तीनों बॉक्सेस यार, ये जो तीनों येलो बॉक्सेस है ना, याद कर लो यार इन तीनों येलो बॉक्सेस को, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इनका, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ये तीनों बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, नो इफेक्ट ऑन जी एट पोल ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जी का यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पोल के ऊपर रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। डायरेक्ट भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी जगह बताओ अर्थ के ऊपर जहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट ऑफ रोटेशन नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा पोल। अब सुनो अगला डिस्कशन, अगर देखो ये सबको पता है कि इक्वेटर पे ग्रेविटेशन इतना होता है, अभी याद किया था, उसी के अंदर अगर मैं जी को 0 पुट कर दूं कि भी ओमेगा को हम बढ़ा रहे हैं, मान लो अर्थ का ओमेगा बढ़ाएंगे तो इक्वेटर पे जी कम होता जाएगा। ये कह रहा है कि ओमेगा कितना कर दें कि जो जी है वो 0 हो जाए। क्वेश्चन ये है कि देखो जीएस तो फिक्स है, आर ही फिक्स है, ओमेगा को कितना बढ़ा दें कि जी जो है वो क्या हो जाए 0। तो इसका जो आंसर होगा, इसके लिए आपने सोल्व किया, सोल्व करके आ जाएगा ये वाला √GS/RE। एक ये रिजल्ट याद कर लो, ये येलो बॉक्स बना रखा है, मतलब याद करना है आपको, येलो बॉक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोई ये कह देना कि अर्थ का ओमेगा वैसे बढ़ा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, अर्थ का ओमेगा कितना कर दें, एक वर्चुअल क्वेश्चन है जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में ये आ जाएगी अर्थ का ओमेगा कितना कर दें कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए, तो इसका आंसर है √GS/RE, ठीक है ना। √GS/RE याद कर लो, √GS/RE, RE रेडियस ऑफ अर्थ है, GS सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। याद हो गया होगा आपको कि अर्थ का ओमेगा कितना कर दें, अर्थ का ओमेगा कितना कर दें कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए, तो इसका आंसर है √GS/RE, ठीक है ना। अब सुनो, और ये वाली वैल्यू जो प्रेजेंट में जो अर्थ का ओमेगा उससे 17 गुना बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब अर्थ का ओमेगा जो फिलहाल है उसको कितने गुना करें, 17 गुना करें, तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो जाएगा ऐसे केस में, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, इस स्लाइड के अंदर यही बताया गया था। यार सुनो, सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ध्यान से सुनना आप। पता है जो साइंटिस्ट लोग जो सैटेलाइट छोड़ते हैं उसको अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दें तो सैटेलाइट अपने आप घूमता रहता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे तो सर्कुलर पाथ पे वो अपने आप घूमता रहेगा। अगर उससे कम वेलोसिटी दी तो अर्थ के ऊपर आगे गिर सकता है वो, अगर उसे ज्यादा वेलोसिटी दी तो अर्थ के सरफेस को छोड़ के, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के बाहर जा सकता है, ध्यान रखना। एक पर्टिकुलर जैसे सैटेलाइट को जैसे ऊपर ले गए पहले तो, ठीक है, एक सैटेलाइट बना दिया, चंद्रयान बना दिया, अब वो चंद्रयान बना दिया जी ऊपर ले गए, अब उसको लॉन्च किया, वो यार करोड़ों रुपए का बनता है, हजारों करोड़ रुपए का सैटेलाइट बनता है। अगर वो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं दी गई, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, तो देखते रहो फिर उसको चला जाएगा अर्थ को छोड़ के बाहर, ठीक है ना, परमानेंट गया। और अगर उसको कम वेलोसिटी दे दी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो क्या होगा बताइए, वापस आगे अर्थ पे गिर जाएगा, किसी ने किसी के घर पे आके गिरेगा, ठीक है। और किसी ने किसी के घर पे अगर आके गिर जाए तो शायद गवर्नमेंट का रूल है उसको 574 करोड़ रुपए मिलेंगे, 574 करोड़ रुपीज अगर किसी घर पे सैटेलाइट आके गिर जाए तो यार सुनो आप ध्यान से, यहाँ पे
उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वो पर्टिकुलर वेलोसिटी हमने दे दी तो ऐसे केस में सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ना उसे कम वेलोसिटी देनी ना आपको उसे ज्यादा वेलोसिटी देनी, उस वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू ये होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू याद कर लो आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है अंडर GME अपॉन में RE प्लस H, अंडर GME अपॉन RE प्लस H। ME यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है, ME इज द मास ऑफ अर्थ, RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, R यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है और H यहाँ पे सरफेस से हाइट है, H इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस। H यहाँ पर क्या बताइए, सरफेस से हाइट है। सैटेलाइट को कितनी हाइट पे लेके जाओगे फिर लॉन्च करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो याद करो ये ME यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, ME इज द मास ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ है और H यहाँ पे हाइट है। याद पता लग गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, अंडर GME अपॉन में RE प्लस H, अंडर GME अपॉन RE प्लस H, 3 बार याद करो उसको, 3 बार बोलो, अंडर GME अपॉन में RE प्लस H, अंडर GME अपॉन में RE प्लस H, ठीक है ना। यहाँ पे ME मास ऑफ अर्थ है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है, H हाइट फ्रॉम द सरफेस है। और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है, इसको VO से डिनोट करेंगे। होती क्या है, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाए तो वो सर्कुलर पाथ पे आराम से घूमता रहेगा, अपने आप घूमता रहेगा, उस वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आ गया होगा आपको। अब मान लेते हैं कि एक सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ऐसा ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो जब ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, तो दो एनर्जी होती है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगी टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी ये तीनों फॉर्मूले हैं यार, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। सैटेलाइट की अगर एग्जाम में आ जाए कि एक सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से निकल के आया है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो यार अगर दो मासेज होना जैसे कि ये मास है और ये मास है तो इस पूरे सिस्टम की या इस सैटेलाइट की कह सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो दो मासेज होना ऐसे m1 m2 एक रूल होता है, अगर दो मासेज m1 m2 तो इस पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होती है -gm1 m2 by r, ये होती है, ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm1 m2 by r। ये रिजल्ट याद करना होता है, ठीक है ना, अभी याद कर लो फिलहाल के लिए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये मास है me और ये मास है m नोड, सैटेलाइट का मास है m नोड, तो यार माइनस का G ME m नोड अपॉन में इनके सेंटर्स के बीच का गैप, तो इनके सेंटर्स के बीच का गैप RE प्लस H, तो ये आएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा। तो ये तीनों रिजल्ट याद कर लो यार आप। इन रिजल्ट को देख के एक बात पता लग रही है कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। हाँ जी, किसके बराबर होती है, वो जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस साइन लगा दो उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखो टोटल नहीं दिख रही, इसके आगे माइनस साइन लगाओगे यही बन जाएगा, और जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के बराबर हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, कई बार एग्जाम में ये रिलेशन पूछ लेता है कि अगर एक सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताओ, ये बोल देगा उसकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बताओ, तो आप वो रिलेशन बता सकते हो, ठीक है ना। और ये तीनों, ये 5 पीले बॉक्स हैं भाई, ये 5 पाँचों के पाँचों याद कर लो यार, ये पाँचों के पाँचों याद कर लो, ठीक है ना। अब सुन लो, इसके डीपीपी के अंदर मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना यार। ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सारे फॉर्मूले जो है प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं डीपीपी के अंदर, वो क्वेश्चन सोल्व करना और इनके हर क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अगली बात सुन लो ध्यान से कि यार देखिए आप यहाँ पर एक होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, सुनो, सैटेलाइट को आप अर्थ की सरफेस से ऊपर ले गए जी, पहले तो ले गया साइड पे, अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें कि ये कभी वापस आए ना आए, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि ये कभी जिंदगी में वापस ही ना आए, ठीक है। एक सैटेलाइट बना दिया, उस सैटेलाइट को अपने को लॉन्च करना है, उस सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसको वेलोसिटी देनी है, कितनी वेलोसिटी दें कि वो बाहर आए ही ना, वो मतलब सीधा बाहर ही चला जाए परमानेंट, वो वापस ना आए कभी भी, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उस वेलोसिटी को, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और वो एस्केप वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स। ऑर्बिटल वेलोसिटी जितनी है उसको √2 टाइम्स कर दो, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी 100 है तो 100 √2 कर दो, बस बात खत्म। ये रिजल्ट याद कर लो, √2 v नोट, क्या बताइए √2 v नोट। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद किया था आपने, ई बेस में था ये फॉर्मूला, याद किया था अंडर GME by RE प्लस H था, ये आएगा अंडर 2 GME अपॉन RE प्लस H। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, अंडर GME अपॉन RE प्लस H था ना यार, शुरू में पेज पलट के देख लो आप चाहे, इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है बस, क्या आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √2 v नोट।
वी नॉट क्या चीज़ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी। बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये जो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है ये तो पता कर लो यार, ये होती क्या है ये तो बताओ, पता चले याद कर √2 वी नॉट ये पता ही नहीं एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। यार एस्केप वेलोसिटी होती है कि सैटेलाइट को ऊपर ले गया साइड पे, अब कितनी इसको स्पीड दें कि ये कभी जिंदगी में वापस ना आए, गया काम से हमेशा के लिए गया, ठीक है ना, उसको कोई दुनिया में कोई नहीं ला सकता अब उसको वापस, ठीक है, क्योंकि वो दूर ही जाता जाएगा, अर्थ से दूर ही जाता जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर ही निकल जाएगा। वो उस मिनिमम वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। और एक बात बताएं, अब यहां से एक बॉल को ऊपर फेंक दे या किसी भी इस तरफ फेंक दो, चाहे किसी भी तरफ फेंक दो अर्थ के सरफेस से, ठीक है ना, कितने से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, या ऊपर की तरफ फेंक दो, कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये वाली वैल्यू इसी को सोल्व करके आई है निकल के, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ पुट कर दिया, रेडियस एच की वैल्यू 0 ले ली क्योंकि अर्थ के सरफेस से ही फेंक रहे हैं, जी की वैल्यू लिख दी मैंने, मास ऑफ अर्थ रख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ और सोल्व कर लिया तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड निकल के आता है। सपोज एक बॉल है मेरे पास, मान लो कोई बच्चा बकवास कर रहा है, उसको उठा के ऊपर फेंक दिया, कितनी स्पीड से ऊपर फेंका, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला, वो कभी वापस नहीं आएगा, परमानेंट गया, क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2। मास पे डिपेंडेंस नहीं है, मास से कम हो चाहे मास ज़्यादा हो, चाहे एक बॉल फेंक दो चाहे कोई बंदा उठा के फेंक दो, ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू भी आप याद कर लो। हाँ जी, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में यार देखो, आप देख रहे हो फटाफट जो फॉर्मूले हैं फटाफट आ रहे हैं, मतलब आपको ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं, उनके दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो यार इतने कम समय में और इससे बेटर आउटपुट और क्या हो सकता है। ग्रेविटेशन को 1 घंटे में सारे फॉर्मूले आप याद हो जाएं और उनके जो कुछ न्यूमेरिकल हो जाएं, तो यार जो बच्चा 20 दिन से पढ़ रहा है ना, शायद उससे भी आप अच्छा परफॉर्म कर जाओ ऐसे केस के अंदर, ठीक है। ध्यान से समझना। उसके बाद यार सुना होता बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ध्यान से समझो, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, सुन लो ध्यान से। मान लो कि एक सैटेलाइट पहले से घूम रहा है, एक सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ पहले से ही घूम रहा है, ठीक है, लॉन्च कर रखा है, घूम रहा है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को क्या लगा यार वो सैटेलाइट किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, उसको यहाँ से रॉकेट फेंक छोड़ें और उसको ना बाहर कर दें ग्रेविटेशन फील्ड से, उसको ना एनर्जी दे दें, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी रॉकेट के थ्रू। कितनी एनर्जी उसको दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है ना, कितनी एनर्जी उसको दें कि अर्थ के ग्रेविटेशन परमानेंट बाहर चला जाए, कभी वापस भी ना आए, ठीक है ना। तो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी अलग चीज है। एस्केप वेलोसिटी ये है कि सैटेलाइट को अभी लॉन्च नहीं किया था, लॉन्च करते वक्त कितनी स्पीड दे कि अर्थ के सैटेलाइट वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ दे, और ये ऑलरेडी घूम रहा है, घूमते हुए को कितनी एनर्जी दें, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पहले से थी। जो पहले वाला केस था एस्केप वेलोसिटी, उसमें उसके पास पहले से कुछ नहीं था, ना काइनेटिक एनर्जी ना वेलोसिटी, कुछ नहीं था। अब वो रेस्ट में है, अभी तो एच हाइट पे लेके थे और रेस्ट में है, अब उसको कितनी स्पीड दें, स्पीड पूछा गया उसमें, तो वेलोसिटी पूछी गई है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ दे, और यहां पे ये ऑलरेडी घूम रहा है, पहले से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अब इसको कितनी एनर्जी और दें कि बाहर चला जाए। दोनों केस में जाना भारी है, ठीक है ना, लेकिन फर्क है दोनों में। तो इस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये हमेशा टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है, टोटल एनर्जी के ये नेगेटिव के बराबर होती है। जैसे टोटल एनर्जी मान लो 100, -100 टोटल एनर्जी, -100 है, इसके आगे एक माइनस साइन और लगा दो तो +100 आ जाएगा आपके पास, मतलब इतनी देनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी 0 करनी पड़ेगी, टोटल को 0 क्या, जितनी पहले उसके पास थी उसको उतनी और देनी है बस। उसके पास देखो नेगेटिव में होती है एक सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी हमेशा ही। नेगेटिव साइन इस बात को बताता है कि वो पहले से वो कनेक्टेड है उसके साथ। इलेक्ट्रॉन की भी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इसका मतलब वो जुड़ा हुआ है, जिस दिन उसकी टोटल एनर्जी 0 होगी ना वो बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, जैसे -500 है मान लो, वैसे कह रहा हूँ -500, ठीक है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, +500। तो ये फॉर्मूला याद कर लो यार आप, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। अब सुन लो अगली बात कि इसके अंदर कुछ केसेस हैं यार, अगर सैटेलाइट को अगर हम 0 स्पीड से छोड़ दें, 0 स्पीड से, तो ये सीधा आएगा, सीधा आके गिर जाएगा ऐसे केस के अंदर। ये अगर 0 स्पीड से छोड़ देंगे तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सीधा आगे गिरेगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इसका। इसके आगे लिख लो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ। सपोज इसके पास मैंने मान लो एग्जाम्पल के लिए काइनेटिक एनर्जी मान लो मैंने दे दी +40 और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो -80, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डबल कर दो, उतनी है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन के बराबर है। इस केस में पाथ बनता है सर्कुलर, याद रखिए आप। वैल्यू तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऐसे ले रहा हूँ 40 जूल है मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी -80 होनी चाहिए, डबल और माइनस साइन। अगर ये रिलेशन है तो सर्कुलर पाथ बनेगा। था ऐसा रिलेशन, मैंने पहले बताया था आपको,
ठीक है ना। अगर बोल देना कि भाई क्या लिखा, अगर काइनेटिक एनर्जी 100 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि सर्कुलर पाथ में घूमे, तो -200 होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब सुन लो, अगर ऐसा पाथ पता कब बनेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो 40, पोटेंशियल एनर्जी डबल करो तो -80 होनी चाहिए ना, तो -70 कर दो, कम कर दो थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी जरूरत से ज्यादा है, मतलब आप ये समझो कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी -70 है तो काइनेटिक एनर्जी के 35 हो तो फिर सर्कुलर बनता। अब 35 से भी ज्यादा है तो इलिप्टिकल पाथ बनेगा, इस टाइप का इलिप्टिकल बन जाएगा। मतलब क्योंकि टोटल तो अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है ना, टोटल तो -30 आ रहा है, बाहर नहीं जाएगा, परमानेंट नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचना कि यार बाहर चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फर्क आते ही नहीं जाएगा, टोटल नेगेटिव है तो बाहर नहीं जाएगा इसके अंदर। हाँ, ये ऐसा लगेगा दूर गया गया फिर वापस आ गया, इलिप्टिकल पाथ बनता है, इस पाथ को बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाए कि काइनेटिक एनर्जी तो है मान लो 40, पोटेंशियल एनर्जी मान लो -60, नहीं -60 नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है इसकी 100 है, -100 है सपोज, जरूरत से ज्यादा है, इसके डबल से ज्यादा है, मतलब इसमें डबल से कम थी, इसमें डबल से ज्यादा है, तो फिर ऐसा इलिप्टिकल पाथ बनता है कि हम थोड़ा ज्यादा हाइट पे ले जाके लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से पाथ बनेगा उसका, ठीक है। अब सुनो अगला डिस्कशन, केस नंबर 5, अगर इसको हम लोग टोटल एनर्जी 0 कर दें तो पैराबोलिक पाथ के थ्रू बाहर जाएगा। ये पैराबोलिक पाथ याद कर लो आप, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सपोज 40 है और पोटेंशियल एनर्जी -40 है और टोटल 0 है तो कैसा पाथ बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है ना। अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, टोटल एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हाइपरबोलिक पाथ के थ्रू बाहर जाता है, फिर ये हाइपरबोलिक पाथ के थ्रू बाहर जाएगा। अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 जूल थ्रू 2 जूल 10 जूल 20 जूल ऐसे है तो हाइपरबोलिक पाथ के थ्रू बाहर जाएगा, और अगर टोटल एनर्जी इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक पाथ के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो यार किस पाथ से ये एग्जाम में भी आ जाता है कई बार, ठीक है ना। देखिए केपलर ने 3 लॉज दिए थे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ एंड केपलर थर्ड लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, केपलर सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ एरियाज, और केपलर के थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना। इन तीनों लॉज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, ठीक है ना, ध्यान से समझना। पहले लॉ को करवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकंड और थर्ड लॉ में टाइम नहीं लगेगा, ध्यान से समझना क्या है। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, देखिए यार स्टेटमेंट तो बहुत आसान है। उसने क्या बोला कि यार देखो सारी दुनिया क्या कह रही थी, कोई कह रहा था कि यार केपलर के टाइम में कि सन रेस्ट में है, अर्थ इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कोई कह रहा था कि अर्थ रेस्ट में है, सन उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई कह रहा था क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। केपलर ने बोला हराम करो सारे चुप हो जाओ, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है एग्जैक्ट, और उसने एग्जैक्ट जो बात बताई उसको केपलर का फर्स्ट लॉ नाम दिया गया। उसने क्या बोला, अर्थ सर्कुलर पाथ पे, पहली बात तो सन रेस्ट में है, पहली बात है सन रेस्ट में है, दूसरी बात अर्थ घूम रही है और अर्थ भी सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम रही। हम लेते हैं पूरी फिजिक्स में सर्कुलर पाथ, लेकिन एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर को छोड़ के बाकी हर जगह सर्कुलर ले लेंगे हम लोग, इसमें इस चैप्टर के दौरान भी केपलर्स के लॉज के दौरान बस इसको सर्कुलर नहीं लेते, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट बात है, सर्कुलर नहीं होता, वास्तव में इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा होता है, ये वाला, ठीक है ना। इलिप्टिकल पाथ जो है वो कुछ ऐसा, ये वाला पाथ है इलिप्टिकल पाथ, ये इलिप्टिकल पाथ है। और हर इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, इनको फोकस बोलते हैं। ये 2 पॉइंट्स होते हैं, दोनों क्या बोलते हैं, फोकस। इनमें से किसी एक फोकस पे सन है, जैसे यहाँ इस फोकस पे है सन, और अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है इसके चारों तरफ। एक फोकस यहाँ भी है इसका, एक फोकस ये रहा यहाँ पे, लेकिन किसी एक ही फोकस पे होगा ना सन तो, ठीक है ना। और ये सेंटर है इलिप्स का। उसने क्या कहा कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन लाइज एट वन ऑफ द फोकाई, फोकस का प्लूरल है, फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसने कहा कि सारे के सारे प्लेनेट्स इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं और सन जो है वो फोकस के ऊपर है, ठीक है ना। उन इलिप्स का एक फोकस है, कॉमन फोकस है, उस कॉमन फोकस के ऊपर सन है, ऐसा उसने बताया। और इस बात को बोलते हैं केपलर्स का फर्स्ट लॉ। अब उसने क्या बोला सुना आप, कि अर्थ कभी तो सन के नजदीक होती है, कभी तो सन के नजदीक और कभी सन से दूर, कभी तो नजदीक होती है कभी दूर होती है, फिर नजदीक आती है फिर दूर जाती है। जब नजदीक होती है तो इस पोजीशन को बोलते हैं पेरिहिलियन। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को, पेरिहिलियन या पेरिजी भी बोलते हैं। और जब ये दूर जाती है तो इसको बोलते हैं एपिहिलियन या फिर अपोजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुन लो, इसकी ना हर इलिप्स की एक इसेंट्रिसिटी होती है, जैसे कि एक तो इलिप्स ऐसा है, एक इलिप्स ऐसा, ये भी तो इलिप्स ही है ना। तो इनका ना क्या फर्क है, दोनों का ई अलग अलग है, इन दोनों का ई अलग अलग है। मैथ्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि इसेंट्रिसिटी
एक हर इलिप्स की अलग अलग होती है, ठीक है ना, इनकी इसेंट्रिसिटी अलग अलग है। तो ई की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ई की वैल्यू हमेशा किस किस के बीच में होगी, याद रखिए आप, 0 और 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा होती है, ये बात आपको याद करनी है, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ की जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, आरपी। सन और अर्थ के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरपी। और सन और अर्थ यहाँ पे भी होगी ना, इनके बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आरए। आरए क्या होता है, सुन लो, आरए होता है सन और अर्थ के बीच की जो पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच की जो पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, आरए। और जो मिनिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं आरपी, ठीक है। अब सुन लो, आरपी, आरए और ई में, ई मतलब इसेंट्रिसिटी है, ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है, इसेंट्रिसिटी क्या है, इलिप्स की प्रॉपर्टी। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप याद कर लो बस, आरपी बाई आरए इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। आरपी बाई आरए इज इक्वल टू, आरपी बाई आरए इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। याद रखना, आरपी के सामने 1 माइनस ई है और आरए के सामने 1 प्लस ई है, इसको 3 बार बोलना है। आरपी बाई आरए इज इक्वल टू 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, आरपी बाई आरए इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई, आरपी बाई आरए इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। ये आपको रिजल्ट याद करना है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन कैसे आएगा इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा आपसे, 3 में से कोई 2 दे दी, तीसरा पूछ लेगा, तो तुरंत बता दो कि फॉर्मूला याद होगा, तो याद नहीं होगा तो कई काम से, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, केपलर के फर्स्ट लॉ के दौरान एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, या तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा इसलिए, क्योंकि कहीं से कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा यार एक्सटर्नल, इसलिए, ठीक है ना। तो याद रखिए अर्थ का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, सबको पता है। एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में पढ़ाया जाता है, क्या होता है बताइए, एमवीआर, ठीक है ना। पहली दूसरी क्लास में बताया गया था, ठीक है ना। एमवीआर होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यार एक बात बताइए, जब अर्थ यहाँ पर है, इस पोजीशन का नाम है पी पोजीशन, इस पोजीशन का नाम है ए पोजीशन। जब अर्थ यहाँ पर है तो एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा एम मास ऑफ द प्लेनेट, पी फॉर प्लेनेट है यहाँ पे, और आरपी पे इस जगह पे वेलोसिटी है, एक एम वी ए आर ए, यहाँ का एंगुलर मोमेंटम, ये वाला एंगुलर मोमेंटम कहाँ गया, यहाँ का, ये वाला एंगुलर मोमेंटम कहाँ गया, यहाँ का, ठीक है ना। तो ये बराबर होंगे, ध्यान रखना। जब अर्थ यहाँ पर है तो जो एंगुलर मोमेंटम है, और यहाँ पे जब अर्थ है तो एंगुलर मोमेंटम वो सेम ही होंगे। इवन जब अर्थ यहाँ पे होगी तो भी एंगुलर मोमेंटम वही वाला होगा। याद रखिए इसमें एमवीआर कांस्टेंट रहता है। एमवीआर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास तो उतना ही फिक्स है, ये अर्थ का मास है। ये डिस्टेंस ज़्यादा थी तो यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर कम होते 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 यहाँ मिनिमम हो जाएगी वेलोसिटी, फिर बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होनी भी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है। ये आर कम हो जाएगा तो वी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो एमवीआर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर हम इसमें एम से एम कैंसिल कर दें तो ये एक रिलेशन है इन चारों में से। सुना आप, ये जो 4 चीज़ें हैं, वीपी, आरपी, वी आर, 4 में से कोई भी 3 दे के चौथा आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब सुन लो अगला डिस्कशन, केपलर का सेकंड लॉ। केपलर ने क्या कहा था कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सन एंड अर्थ कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या, इसको सुनो ध्यान से, क्या बोला उसने, लाइन ज्वाइनिंग a planet to the sun covers equal area in equal interval of time, that is the aerial velocity of the planet around the sun is constant। मतलब क्या है, सुनो आप, ये सन है यहाँ पे, मान लो यहाँ अर्थ है, पहले अर्थ यहाँ थी, अर्थ यहाँ से आई 1 महीने में, मान लो यहाँ से यहाँ आई 1 महीने में, पूरा एक चक्कर तो 1 साल में लगाती है, 1 महीने में यहाँ से आई, तो ये ज्वाइनिंग लाइन थी, उसने ये वाला एरिया कवर कर लिया 1 महीने में। फिर पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई 1 महीने में, उसने एरिया ये वाला कवर कर लिया, ठीक है ना। तो उसने कहा केपलर ने कि भाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा, ठीक है ना। कई बच्चों को लगता है ये कम होगा, नहीं यार यहाँ स्पीड ज़्यादा थी बहुत, ठीक है ना, ये एरिया और ये बराबर होगा। और जरूरी नहीं 1 महीने की बात हो रही है, यहाँ 4 दिन में जितना ट्रैवल किया, यहाँ पर 4 दिन में जितना एरिया ट्रैवल किया हो, एरिया बराबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 महीने में जितना एरिया कवर किया, यहाँ पे 3 महीने में जितना एरिया कवर किया वो बराबर होंगे, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ठीक है ना। कौन, ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सन एंड अर्थ, सन और अर्थ की जो ज्वाइनिंग लाइन है ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी, बस ये है केपलर का सेकंड लॉ। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, इसको लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। केपलर का थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ सुन लो क्या होता है। केपलर ने क्या बताया कि कोई भी प्लेनेट, पहली बात तो ना केपलर के लॉज किसी अर्थ के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, सारे प्लेनेट्स के लिए एप्लीकेबल है, तीनों लॉ। उसने क्या बताया कि जैसे कि अर्थ का एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पे टी, ठीक है ना। किसी भी प्लेनेट का जो एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है और उस प्लेनेट की जो सन से डिस्टेंस है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, उसने बोला, उसके बीच में रिलेशन है।
उसने बोला कोई भी प्लेनेट उठा लो, कोई भी 8 प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट ले लो, उसका एक चक्कर लगाने का टाइम और उसकी सन से जो डिस्टेंस है उनके बीच में रिलेशन ये वाला है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा है टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा है। अब ये समझो आप कि जो प्लेनेट्स अर्थ से दूर हैं, जैसे जुपिटर है, ठीक है ना, आगे नेपच्यून है, ये जितने भी प्लेनेट्स हैं, इन सारे प्लेनेट्स जितना ज़्यादा दूर है, जितना ज़्यादा दूर है उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बताइए, आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगता है ये वाला 4 पाई स्क्वायर अपन में जीएमएस, ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। एमएस यहाँ पे मास ऑफ सन है, एमएस है यहाँ पे मास ऑफ सन, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट याद रखना है। कई बार यही पूछ लेता है यार, एक तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कहेगा कि एक प्लेनेट है, ठीक है ना, उसका अगर डिस्टेंस डबल है अर्थ से अगर उसका डिस्टेंस डबल है तो टाइम पीरियड कितना होगा उसका, अर्थ का टी है तो उसका कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, अर्थ के लिए तो ये हो गया फॉर्मूला, उसके लिए टी डैश का स्क्वायर इज डिस्टेंस कितनी 2r का क्यूब हो जाएगा, इसका और इसका रेशियो ले लो, टी का स्क्वायर बाय में टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे 1/8 बन जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टी डैश का स्क्वायर बन जाएगा। 8 को एक काम करो, रुको ऐसा करो, इसको इधर ले जाओ, 8 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी डैश का स्क्वायर, दोनों तरफ √ ले लो, यहाँ पे आएगा 2√2t इज इक्वल टू टी डैश, तो उसका टाइम पीरियड इतना हो जाएगा 2√2t। अगर अर्थ से डबल डिस्टेंस पे है ना कोई प्लेनेट, तो उसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड से 2√2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ये बताया था उसने, ठीक है ना। ये इस फॉर्मूले से निकली है चीज़। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगता है, वो होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमएस, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमएस, एमएस इज द मास ऑफ सन। एक बार ये पूछ लिया पेपर में कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या था, आर क्यूब को नीचे ले जाओ, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमएस, इसका आंसर डायरेक्ट टिक मार्क करना था, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला। आपको जो है ना ये जितना मैंने पढ़ाया, इसकी यार जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी किसके ऊपर, इस नंबर के व्हाट्सएप के थ्रू। आपको करना क्या है यार, सिंपल है, ये जो नंबर है इसके ऊपर इसको सेव करना अपने फ़ोन में, आपने सेव कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है और साथ में आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भेजना है, ठीक है ना। आगे के भी जो वीडियोस होंगे यार, ये मैंने इसके अंदर पूरी मतलब जो ना वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है, मतलब आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है। इतना कंटेंट, ग्रेविटेशन के इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सारी चीज़ें, और विद इन आवर, कितनी बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है ना। आप इतना कर लेते हो तो जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा यस ग्रेविटेशन हमें आता है, और आप कॉन्फिडेंट हो गए उस टाइम, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर।